हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल BS स्टूडेंट्स। तो हमने पिछले वीडियो में द ग्लोरी ऑफ इंडियन लिटरेचर पार्ट 1 था। उसमें हमने क्या क्या कवर किया था। तो उसमें हमने वेद पढ़ लिया था, उपवेद पढ़ लिया था, वेदांग पढ़ लिया था, पुराण भी हो गया था और उपनिषद भी हो गया था। हमारी पांचों चीज़ें पार्ट फर्स्ट में कंप्लीट हो गई थी। आज हम सेकंड पार्ट में उसकी आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। तो हमारा इसमें सबसे पहला टॉपिक है मेमोरीज, मतलब स्मृतियाँ। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। First point is the Vedic scripture are the oldest truth. All scriptures except the Vedas fall into the Smriti category and include the Purans and the epics. The technical meaning of the term Smriti is a rule book or code of conduct or manual for Hindus. इसमें कहा गया है कि जो हमारा वैदिक स्क्रिप्चर है ना, द वैदिक स्क्रिप्चर आर द ओल्डेस्ट ट्रुथ, मतलब कि जो हमारा प्राचीन वेद है वही हमारी प्राचीन और वही सत्य है। हमारा जो वेद है, हमारे वेद 4 होते हैं, वही वेद जो है हमारा प्राचीनतम सत्य है, एक तरह से आप बोल सकते हैं। ऑल स्क्रिप्चर्स एक्सेप्ट द वेदास फॉल इनटू द स्मृति कैटेगरी एंड इंक्लूड द पुराण्स एंड द एपिक्स। ये लाइन हमारी इंपॉर्टेंट है। सारी स्मृति, अगर आपको स्मृति समझनी तो ये लाइन आप पढ़ लीजिए, क्योंकि इस लाइन में यही बताया गया है कि वेदों को छोड़कर, इसमें ये बताया गया है कि वेदों को छोड़कर हमारे जितने भी सभी शास्त्र आते हैं, ग्रंथ आते हैं, वो सारी चीज़ें स्मृति में आते हैं। मतलब कि हमारे वेदों को छोड़कर, जितने भी हमारे 4 वेद हैं, उन वेदों को छोड़कर जितने भी शास्त्र हैं, सभी शास्त्र इस स्मृति के कैटेगरी में आते हैं। और पुराण, महाकाव्य सब इसी में शामिल है। ठीक है। द टेक्निकल मीनिंग ऑफ द टर्म स्मृति इज रूल बुक और कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब कि जो हमारा स्मृति शब्द है उसका जो तकनीकी अर्थ है, उसका तकनीकी अर्थ क्या है, तो रूल बुक मतलब नियम पुस्तिका, और कोड ऑफ कंडक्ट मतलब कि आचार संहिता, और मैनुअल फॉर हिंदूज मतलब नियमावली। इसमें यही बताया गया है। याद रखिएगा, इस पॉइंट में बस इतना ही कहा गया है कि वेदों को छोड़कर हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, कितने भी प्रकार के ग्रंथ हैं, वो सारे किस में आते हैं, वो स्मृतियाँ में आते हैं। ये सारी चीज़ें स्मृतियाँ कहलाती हैं हमारे वेदों बस को छोड़कर, चाहे वो उपांग हो, चाहे वो उपवेद हो, चाहे वो वेदांग हो, या फिर उपनिषद ही क्यों ना हो, वो सारी चीज़ें कहाँ जाती हैं, स्मृतियाँ में आ जाती हैं। तो सेकेंड पॉइंट इज़ द मेन मेमोरीज आर एज फॉलो। अगर बात किया जाए दुनिया में तो बहुत सारी स्मृतियाँ हैं, ऐसे बहुत सारी स्मृतियाँ हैं, लेकिन आप इनमें से इंपॉर्टेंट स्मृतियाँ याद कर सकते हैं। आपको जैसा लगे आप यहाँ से कुछ भी उठा सकते हो, जितना भी आपको लगे आप जितना याद कर सको तो, क्योंकि इतनी सारी स्मृतियाँ हैं कि सिर्फ वेद हैं जो इम्पॉर्टेंट है, बहुत प्राचीन है, ओल्डेस्ट ट्रूथ है। बाकी जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो किस में आ जाती हैं, छोटे से छोटा ग्रंथ हो चाहे बड़ा से बड़ा ग्रंथ हो, वो सारी चीज़ें स्मृतियों में आ जाती हैं। तो आपको यहाँ पर जो भी याद हो तो आप वो याद कर सकते हो। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है एपिक। After Vedic literature, the literary texts which are considered to be of utmost importance are the epics. मतलब कि हमारा वैदिक साहित्य के बाद जिन साहित्यिक ग्रंथों का अत्यंत महत्व माना गया है, जिसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, वो फिर किसका है, महाकाव्य का। हमारे वैदिक साहित्य के बाद जिसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वो उसके बाद कौन सा है, महाकाव्य का है। तो हमारे महाकाव्य कितने हैं, तो मेजरली 2 हैं, रामायण और महाभारत। तो रामायण के बारे में पढ़ लेते हैं। तो रामायण हैज़ बिन कंपोज्ड इन संस्कृत लैंग्वेज बाय द फर्स्ट पोएट वाल्मीकि। रामायण की जो रचना हुई थी वो किसने की थी, तो आदिकवि वाल्मीकि जी ने की थी, संस्कृत भाषा के द्वारा की गई थी, जिसमें इट नरेट्स द स्टोरी ऑफ श्री राम सन ऑफ किंग दशरथ ऑफ अयोध्या। इसमें बताया गया है कि जो रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने की थी संस्कृत भाषा में, और किसके बारे में की थी, तो अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम की कथा उसमें वर्णन है, किसमें, रामायण में। और सेकेंड पॉइंट हमारा महाभारत है। तो महाभारत वॉज रिटन बाय वेद व्यास जी। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ कौरव्स एंड पांडवास बिटवीन whom द वर्ल्ड फेमस महाभारत वॉर टुक प्लेस। मतलब महाभारत की रचना किसने की थी, तो महाभारत की रचना वेद व्यास जी ने की थी, उनके द्वारा की गई थी, जिसमें कौरव और पांडवों का कथानक है। उसमें बताया गया है कौरव और पांडवों की जो कथाएं हैं उसमें बताई गई हैं, जिनके बीच विश्व प्रसिद्ध अगर बोला तो महाभारत का भी युद्ध हुआ था। वो महाभारत का, तो वो सारी चीज़ें इसमें आपको मिलेंगी महाभारत में। थर्ड पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि बोथ दीज एपिक्स डिपिक्ट द इवेंट्स ऑफ 2 डिफरेंट एराज। रामायण इज़ द स्टोरी ऑफ त्रेता युग वाइल महाभारत इज़ द इवेंट ऑफ द्वापर युग। ये इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों महाकाव्य 2 अलग अलग युगों में घटित हुई थी। रामायण जो है वो त्रेता युग की कथा है और महाभारत हमारा द्वापर युग की घटना है। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट लिटरेचर है बुद्धिस्ट लिटरेचर। आफ्टर द लिटरेचर ऑफ ब्राह्मण्स कम द लिटरेचर ऑफ बुद्धिज्म। द फॉलोइंग टेक्स्ट आर पार्टिकुलरली नटवर्थी इन बुद्धिस्ट रिलीजियस लिटरेचर। ब्राह्मण धर्म के साहित्य के बाद बौद्ध धर्म का साहित्य आता है। बौद्ध धार्मिक साहित्य में निम्नलिखित ग्रंथ इसमें बताए गए हैं, इसमें उल्लेख किया गया है। पहला है पिटक ग्रंथ। पिटक टेक्स्ट आर विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक,
विनय पिटक कंटेन्स द रूल रिलेटेड द डेली लाइफ ऑफ बुद्धिस्ट संघ एंड मॉन्क्स एंड नन्स। तो इसमें पहला पिटक ग्रंथ है जिसमें 3 आते हैं, जिनका नाम है विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। ये तीनों किस में आते हैं? पिटक ग्रंथ में। तो विनय पिटक मतलब क्या होता है? तो विनय पिटक में क्या आता है? तो विनय पिटक कंटेन्स रूल्स रिलेटेड टू द डेली लाइफ ऑफ बुद्धिस्ट संघ एंड मॉन्क्स एंड नन्स। तो विनय पिटक में बौद्ध, जितने भी विनय पिटक में बौद्ध संघों एवं जो उसमें भिक्षु भिक्षुणियों के दैनिक जीवन का जो है उसमें उसके रिलेटेड इसमें रूल्स बताए गए हैं। जो भी बुद्धिस्ट के मॉन्क्स एंड नन्स थे, है ना, तो उनके बारे में बताया गया है इसमें, उनके दैनिक जीवन में डेली रूटीन के बारे में इसमें बताया गया है। इसमें विनय पिटक में। सूत पिटक कंटेन्स द टीचिंग प्रिंसिपल्स एग्जाम्पल्स एंड स्टोरीज ऑफ बुद्धिज्म। तो सूत पिटक में क्या बताया गया है? तो सूत पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेश, उसमें जो भी सिद्धांत होते थे, जो भी उदाहरण, जो भी उसमें टीचिंग होती थी, वो सारी चीज़ें हमें सूत पिटक में मिलती हैं। उनके जो उपदेश हुआ करते थे वो सारी चीज़ें सूत पिटक में मिलती हैं। और तीसरा हमारा है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक डिस्कस बुद्धिज्म इन द फॉर्म ऑफ हायर एक्सप्लेनेशन एंड फिलॉसफी। तो अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म का विवेचन मतलब मिलता है, एक तरह से बोला जाए तो उसमें जो भी व्याख्या होती थी, उनका जो एक्सप्लेनेशन होता था फिलॉसफी के थ्रू, वो सारी चीज़ें इसमें हमें किसमें मिलता है? तो अभिधम्म पिटक में मिलता है। हमारा सेकेंड ग्रंथ है बुद्धिस्ट लिटरेचर का जातक ग्रंथ। द नंबर्स ऑफ जातक इज 549। द प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिज्म एंड द रूल्स ऑफ डेली मोरालिटी आर एक्सप्लेन्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज। सेकेंड हमारा जातक ग्रंथ है जिसकी संख्या कितनी है? 549। 550 -1 कर दीजिए, याद रहेगा आपको 549। तो इसमें बताया गया था, इनमें कहानियों के रूप में जो है तो बौद्ध धर्म को बताया गया है। उसके जो सिद्धांत होते थे, उनकी जो द जातक आल्सो कंटेंट डिटेल्स ऑफ इवेंट्स ऑफ बुद्धा प्रीवियस बर्थ, इन्फॉर्मेशन अबाउट द सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द बुद्धिस्ट इरा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस जातक ग्रंथ। हाँ, तो इसमें ये बताया गया है कि हमारी जो जातक संख्या थी वो 549 थी उसमें, और उसमें कहानियों के रूप में ही बौद्ध धर्म के जो भी सिद्धांत होते थे, उनका जो दैनिक एक तरह से बोला जाए तो जीवन होता था, और उनके जो नियम हैं वो सारी चीज़ें इसमें समझाए गए हैं। और जो बुद्ध के मतलब कि बुद्धा प्रीवियस बर्थ मतलब बुद्ध के पूर्व जन्म की जितनी भी घटनाएं हैं उनका भी इसमें आपको विवरण देखने को मिलेगा, किसमें? जातक ग्रंथ में। और इन जातक ग्रंथों में बुद्ध युग की जितनी भी सामाजिक, है ना, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जितनी भी सारी चीज़ें हैं उसकी जानकारी आपको यहाँ पे प्राप्त होंगी। कहाँ? जातक ग्रंथ में। तो हमारा थर्ड लिटरेचर है बुद्धिस्ट का पाली बुद्धिस्ट टेक्स्ट, पाली बौद्ध ग्रंथ। पाली बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखी गई है? तो पाली भाषा में लिखी गई है। और ये जो ग्रंथ है इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसके जो ग्रंथ है ये इतिहास की जानकारी इसमें हमें मिलती है। द मेन वंस एमंग दीज आर मिलिंद पन्हो, दीपवंश एंड महावंश। इसमें बताया गया है कि इसमें मिलिंद पन्हो, दीपवंश और महावंश ये तीनों मुख्य हैं। मिलिंद पन्हो कंटेन्स अ कन्वर्सेशन ऑन रिलीजियस टॉपिक बिटवीन ग्रीक किंग मोनांडर मिलिंद एंड बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेन। इसमें बताया गया है कि जो मिलिंद पन्हो यूनानी नरेश मोनेंडर जिसे कहा जाता है वो मिलिंद कहते हैं, और जो बौद्ध भिक्षु नागसेन थे वो दोनों की जो है तो वार्तालाप हुई थी। किस चीज़ पर? धार्मिक विषयों पर वार्तालाप हुई थी, जिसका विवरण आपको इस पाली बुद्धिस्ट टेक्स्ट में मिलेगा। और इसमें बताया गया है कि इट थ्रो लाइट ऑन द लाइफ ऑफ पीपल इन द फर्स्ट सेंचुरी ऑफ क्राइस्ट। इसमें बताया गया है कि यह ईसा की पहली शताब्दी के जनजीवन पर भी प्रकाश डालता है। फोर्थ पॉइंट हमारा है, फोर्थ लिटरेचर बुद्धिस्ट का संस्कृत बुद्धिस्ट टेक्स्ट, मतलब संस्कृत बौद्ध ग्रंथ। देयर आर मैनी बुद्धिस्ट टेक्स्ट रिटन इन संस्कृत। संस्कृत में लिखे हुए बहुत सारे बौद्ध ग्रंथ भी हैं, सच एज महावस्तु, ललित विस्तार, बुद्ध चरित्र, सौदानंद काव्य, दिव्य वदान एटसेट्रा। और महावस्तु एंड ललित विस्तार कंटेन्स द बायोग्राफी ऑफ बुद्धा। बताया गया है इसमें कि जो महावस्तु है और ललित विस्तार है, इन दोनों में बुद्ध के जीवन के बारे में बताया गया है। इट गिव्स अस एन इंसाइट इनटू द रिलीजियस एंड सोशल लाइफ ऑफ दोज टाइम। और बताया गया है कि तत्कालीन जो है तो उस टाइम पे जो धार्मिक चीज़ें हुआ करती थी, रिलीजियस एंड सोशल लाइफ, धार्मिक और सामाजिक जीवन पर भी हमें इसमें प्रकाश डालता है, इससे हमें अवगत कराता है। एक तरह से उस टाइम पे जो भी इसकी रिलीजियस और सोशल लाइफ हुआ करती थी संस्कृत बुद्धिस्ट टेक्स्ट में वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। बुद्ध चरित्र इज एन एपिक ऑफ अश्वघोष। दिव्यवदान डिस्क्राइब द सक्सेसर्स ऑफ अशोका टिल पुष्यमित्र शुंग। तो इसमें बताया गया है कि दिव्यवदान के अशोक में जो उत्तराधिकारियों से लेकर के पुष्यमित्र शंगु तक का इसमें वर्णन मिलेगा, किसमें? संस्कृत बुद्धिस्ट टेक्स्ट में। हमारा नेक्स्ट लिटरेचर है जैन लिटरेचर। देयर इज अबंडेंट हिस्टोरिकल मटेरियल स्कैटर्ड इन द रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ जैनिज्म।
मतलब जैन धर्म के जो धार्मिक ग्रंथों में भी हमें जो है तो हिस्टोरिकल थिंग्स मतलब ऐतिहासिक सामग्री जो है देखने को मिलती है। दीज जैन रिलीजियस टेक्स्ट वेयर कंपोज्ड एंड कंप्लाइड फ्रॉम द 1st सेंचुरी टू द 6th सेंचुरी। इस जैन धार्मिक ग्रंथों की रचना जो है वो कब हुई, तो ईसा की पहली सदी से 6ठी सदी तक हुई थी। और इसमें बहुत मतलब डिफरेंट टाइम्स के अकॉर्डिंग ही इसमें जो है तो आपको इसका संकलन और रचना देखने को मिलेगा। द फॉलोइंग आर द मेन वंस अमॉन्ग दिस टेक्स्ट। इन ग्रंथों में निम्नलिखित मुख्य हैं। एक तरह से बोला जाए तो कौन कौन से हैं। फर्स्ट हमारा अपेंडिक्स डिस्क्रिप्शन है, मतलब कि परिशिष्ट वर्णन इसको बोलते हैं हिंदी में, अपेंडिक्स डिस्क्रिप्शन। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल टेक्स्ट रिटन बाय आचार्य हेमचंद्र सूरी। इसमें ये बात याद रखिए कि परिशिष्ट वर्णन कौन किया था, तो आचार्य हेमचंद्र सूरी ने की थी। ये सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसकी रचना आचार्य हेमचंद्र सूरी ने की थी। सेकेंड इज भद्रबाहु चरित्र। भद्रबाहु वॉज अ फेमस जैन स्कॉलर मॉन्क। भद्रबाहु प्रसिद्ध जैन विद्वान साधु थे। दिस बुक कंटेन्स डिटेल ऑफ द ईरा ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के युग का एक तरह से बोला जाए तो विवरण है इसमें, किसमें है, भद्रबाहु चरित्र में। थर्ड इज जैन आगम ग्रंथ। द 12 पार्ट्स हैव अ प्रोमिनेंट प्लेस इन दीज। इसमें प्रमुख स्थान 12 अंगों का है, इसमें 12 अंगों का स्थान है। दीज पार्ट कंटेन्स द प्रिंसिपल ऑफ महावीर, द कंडक्ट ऑफ जैन मॉन्क, मेंशन ऑफ रूल्स, वेरियस सर्मन्स, महावीर इज लाइफ एंड हिज वर्क, डिस्क्रिप्शन ऑफ द लाइफ एंड निर्वाणा ऑफ फेमस मॉन्क, अ कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड थॉट्स अबाउट द लाइफ ऑफ आर डिवोटी। इसमें ये बताया गया है कि जो हमारा जैन आगम ग्रंथ है इसमें प्रमुख स्थान 12 अंगों का दिया गया है। और इन अंगों में महावीर के जो सिद्धांत हैं, जैन भिक्षुओं के आचार, उनके नियम का उल्लेख बताया गया है। और उसमें जितने भी प्रवचन हुआ करते थे, जितने भी थॉट्स हुआ करते थे, उसमें ये बताया गया है कि जो 12 अंग है ना, उन्हीं के अंदर ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। और महावीर के जीवन के बारे में और उनके कार्य के बारे में, उनके जो फेमस मतलब प्रख्यात उनके जो भिक्षु थे, जो मॉन्क्स थे, है ना, उन सारी चीज़ों का इसमें एक तरह से बोला जाए तो उनके जीवन का और उनकी जो चीज़ें थी जीवन के मतलब एक तरह से रूटीन के बारे में भी, क्या क्या हुआ करता था वहाँ और उनके जो नियम हुआ करते थे, उन सारी चीज़ों का संग्रह आपको इस जैन आगम ग्रंथ में मिलेगा। तो फोर्थ इज explanatory text and commentary text. Various Jain monks and scholars have written explanation and commentary text in Sanskrit on Jain scripture. These also give indication of the life of that time. तो फोर्थ हमारा बताया गया है व्याख्या ग्रंथ और टीका ग्रंथ, एक तरह से बोल सकते हैं कमेंट्री टेक्स्ट मतलब टीका ग्रंथ। इसमें जो है तो बहुत तरह के जैन मुनि और विद्वानों ने धर्म ग्रंथों पर व्याख्या लिखी है। किस भाषा में लिखी है, तो संस्कृत भाषा में लिखी है। ग्रंथ और टीका ग्रंथ भी इसमें लिखे गए हैं। किस भाषा में लिखे गए हैं, तो इसमें संस्कृत में व्याख्या की गई है इन सारी चीज़ों का। और इनमें जो है तो जीवन की ओर संकेत मिलते हैं, जित हमारे मतलब कि इनमें जो आज के तत्कालीन जीवन है उनके संकेत आपको इसमें मिलेंगे, किसमें, टीका ग्रंथ में, कमेंट्री टेक्स्ट में। तो हमारा जैन लिटरेचर हुआ ख़त्म। हमारा जो अदर लिटरेचर है उसमें हम ऐसे लिटरेचर्स के बारे में पढ़ेंगे जो धर्मनिरपेक्ष साहित्य हो, एक तरह सेकुलर लिटरेचर हो। तो अपार्ट फ्रॉम रिलीजियस टेक्स्ट देयर आर मैनी सच टेक्स्ट अवेलेबल विच डू नॉट हैव अ डायरेक्ट रिलेशन विथ एनी रिलीजन। इसमें बताया गया है कि जो हमारे धार्मिक ग्रंथों के अतिरिक्त जो अनेक मतलब और भी ऐसे ग्रंथ उपलब्ध हैं जो किसी धर्म से नहीं, मतलब किसी धर्म से सीधा संबंध नहीं रखते हैं, वो एक धर्मनिरपेक्ष साहित्य है। और धर्मनिरपेक्ष साहित्य मतलब सेकुलर लिटरेचर को हम दो भागों में भी इसमें मतलब दो भागों में इन्हें बांटा गया है। पहला है इमेजिनरी फॉक लिटरेचर मतलब कि कल्पना प्रधान लोक साहित्य, और दूसरा क्या है, बायोग्राफीज रिटन बाय फॉरेनर्स अबाउट इन इंडिया। मतलब कि पहला हमारा कल्पना प्रधान लोक साहित्य हो गया, दूसरा जीवन चरित्र। तो विदेशियों द्वारा इसमें बताया गया है द इंटायर सेकुलर लिटरेचर फॉल्स अंडर द हेडिंग सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टेक्स्ट विच आर स्पेशल इंपॉर्टेंस फ्रॉम द हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू एज अ फॉलो। इसमें बताया गया है कि जो हमारे विदेशियों द्वारा भारत के विषय में लिखे गए इसमें जो वर्णन है उसके अतिरिक्त संपूर्ण धर्मनिरपेक्ष साहित्य जो है इसी शीर्षक में आते हैं। कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं जो ऐतिहासिक दृष्टि से हमें महत्व रखते हैं, और वो कौन कौन से हैं, तो वो हमारा पहला है अर्थशास्त्र। तो दिस बुक वॉज रिटन बाय चंद्रगुप्त मौर्य एज अ प्राइम मिनिस्टर चाणक्य इन द 4th सेंचुरी BC। तो इस ग्रंथ की रचना चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में की थी। दिस बुक शेड अ लॉट ऑफ लाइट ऑन द गवर्नेंस सिस्टम ऑफ दैट टाइम। तो उस टाइम पे मतलब कि तत्कालीन शासन व्यवस्था पर ही इस ग्रंथ से एक तरह से बहुत ज़्यादा प्रकाश पड़ता था, व्यापक प्रकाश पड़ता था। इसी के हिसाब से वहाँ की गवर्नेंस जो होती थी उसके हिसाब से हमें मतलब बताया जाता था कि आर्थिक स्थिति कैसी है। तो इसमें इट इज़ कंसाइडर्ड अ मास्टरपीस ऑन पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी एंड गवर्नेंस मैनेजमेंट। इट इज़ द मोस्ट ऑथेंटिक बुक प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द मौर्य पीरियड। तो इसमें ये बताया गया है कि जो उस टाइम पे क्या क्या इसमें इंक्लूड था, तो राजनीति, कूटनीति, शासन प्रबंध पर ये एक तरह से बोला जाए तो अच्छा वर्क करती थी, उत्कृष्ट कृति मानी जाती थी उस टाइम
टाइम पे। और मौर्य काल के विषय में अगर हम बात करें, जानकारी देने वाला सबसे प्रामाणिक पुस्तक ही यही है। उस टाइम पे मौर्य पीरियड पे अर्थशास्त्र जो थी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी उस टाइम पे। और हमारा दूसरा कौन सा है, तो वो है हमारा मुद्रा राक्षस। दिस प्ले वॉज रिटन बाय विशाखा दत्त। It mentioned the fall of King Nand and the appointment of Chandragupta as the king by Chanakya. This play was written in the 7th century. तो इस नाटक की जो रचना है वो किसने की थी, तो विशाखा दत्त ने की थी। और इसमें नंद राजा के पतन, उनकी जो राजा थे उस टाइम पे, नंद राजा के पतन के बारे में और चाणक्य द्वारा चंद्रगुप्त को राजा बनाए जाने पर जितने भी उल्लेख हैं वो सारी चीज़ें इसी मुद्रा राक्षस में आपको मिलेंगी। इस नाटक की जो रचना हुई थी वो कब हुई थी, तो वो 7वीं शताब्दी में हुई थी। नेक्स्ट हमारा तो थर्ड पॉइंट हमारा है कालिदास राइटिंग्स, मतलब कालिदास की रचनाएं। द बुक रिटन बाय कालिदास हैड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द कल्चर ऑफ दैट टाइम। मालविकाग्निमित्र आल्सो मेंशन द वॉर बिटवीन पुष्यमित्र एंड द यवंस। इसमें बताया गया है कि जो कालिदास की रचनाएं थी, कालिदास द्वारा रचित ग्रंथों में से तत्कालीन संस्कृति पर व्यापक रूप से प्रभाव पड़ता था। और मालविकाग्निमित्र में जो है तो पुष्यमित्र और यवनों के बीच जो युद्ध हुआ था उसका उल्लेख आपको यहीं पर मिलेगा कालिदास की रचनाओं में। फोर्थ इज हर्षचरित। Harshcharit was written by Banabhatt in the 7th century. This book provides information about every major event of Harsha era. The book has special historical importance. तो जो हमारी हर्षचरित है, हर्षचरित की रचना 7वीं शताब्दी में किसने की थी, तो बाणभट्ट ने की थी। और इस ग्रंथ में हर्षकालीन के प्रत्येक जितने भी प्रमुख घटना हुई थी उनकी जानकारी आपको यहीं पे प्राप्त होगी। इस ग्रंथ का विशेष ऐतिहासिक महत्व है। ये जो हमारा हर्षचरित है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 7वीं शताब्दी में बाणभट्ट ने की थी और ये हर्षकालीन प्रत्येक जितने भी प्रमुख घटनाएं हुई हैं उन सारी चीज़ों की जानकारी आपको यहीं पे प्राप्त होंगी। और फिफ्थ इज गार्गी संहिता, मतलब गार्गी संहिता में इसमें भारत पर जितने भी आक्रमण हुए थे, इट मेंशन दैट इन्वेंशन ऑफ यवंस और इंडिया, मतलब कि गार्गी संहिता में भारत पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। और सिक्स्थ हमारा है राजतरंगिणी। द ऑथर ऑफ राजतरंगिणी वॉज अ स्कॉलर नेम्ड कल्हान। द बुक प्रोवाइड स्पेशल इन्फॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। दिस बुक वॉज रिटन इन द 12th सेंचुरी। तो राजतरंगिणी की जो रचना हुई थी, मतलब रचनाकार कौन थे, तो कल्हड़ नाम के विद्वान थे। तो हाँ, इसमें लिखा गया राजतरंगिणी के ऑथर कौन थे, तो वो कल्हाड़ थे। दिस बुक प्रोवाइड स्पेशल इन्फॉर्मेशन। और इस ग्रंथ में कश्मीर के इतिहास के बारे में विशेष रूप से आपको जानकारी मिलेगी। और इस ग्रंथ की रचना 12वीं शताब्दी में हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये जो अदर लिटरेचर में है इनको भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया कि अर्थशास्त्र की रचना कौन की थी, मतलब किसने किया था, तो चाणक्य ने किया था, मतलब कि चौथी शताब्दी में किया था। फिर मुद्रा राक्षस है, मुद्रा राक्षस का किसने मतलब रचना किया, तो विशाखा दत्त ने की। फिर हमारा कालिदास की रचनाएं आती हैं जिसमें मालविका अग्नि में पुष्यमित्र और यवनों के मध्य जो युद्ध हुआ था उसका उल्लेख है। और चौथा हमारा हर्षचरित जिसमें 7वीं शताब्दी में बाणभट्ट ने की थी। और गार्गी संहिता, इसमें भारत पर जो यवनों ने आक्रमण किया था उसका उल्लेख है। और राजतरंगिणी में रचनाकार कल्हड़ नाम के विद्वान थे, उन्होंने किया था। और इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में आपको विशेष रूप से जानकारी मिलेगी। तो फाइनली हमारा आज ग्लोरी ऑफ इंडियन लिटरेचर कंप्लीट हुआ। अब हम कल पढ़ेंगे यूनिट 2 इंडियन आर्ट एंड कल्चर। उसमें इस जितने भी वैल्यूएशन ऑफ स्क्रिप्ट लैंग्वेजेस हैं वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज हमारे कंप्लीट हुआ, फाइनली कंप्लीट हो गया है। अब फास्ट वीडियोज़ आएंगे बिकॉज पेपर होने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।